तो इसलिए सरकार को चाहिए कि उनके लिए कानून लाए। सभापति महोदय, वैसे ही गरीब किसान मजदूर का बेटा परेशान है, गरीब किसान परेशान है, कोचिंग सेंटरों में जाता है, पहले कोई भर्ती नहीं निकलेगी, भर्ती अगर निकल गई तो फिर एग्जाम के लिए संघर्ष करो, आगे से आगे बढ़ रही है, एग्जाम हो गई तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, भर्तियां पहले निकाली जाती कितनी, फिर उनको घटा दिया जाता है। यानी पहले उसको सब्ज बाग दिखाओ, पढ़ा लिखा सिलेक्शन होगा, उसको घटा दिया। वो कभी इस एग्जाम की तैयारी करता है, कभी उस एग्जाम की तैयारी करता है, बेचारा 8 से 10 साल तक भटकता रहता है, मकान का किराया देता रहता है, कोचिंग सेंटर को फीस देता रहता है, लेकिन वो नौकरी उसको लगने का नाम ही नहीं, बेचारे की विपत्ति है या जो उसकी परेशानी है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसलिए ये सबके बावजूद इन चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन जो बेचारा पढ़ लिख कर भी परेशान है, पढ़ने लिखने के बावजूद भी वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, वो डिग्री को लेके फिरता है कि मेरा होगा तो क्या होगा, पता नहीं उसको। बेचारा किसान मजदूर कर्जा ला ला के कोचिंग सेंटरों की फीस देता है, स्कूलों की फीस देता है कि उसका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा बड़ा व्यक्ति बन जाएगा, और उसके घर में जो गरीबी है, कमजोरी है और ये सब मजबूरियां हैं उसकी सारी खत्म हो जाएंगी, उसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। लेकिन सभापति महोदय, बुजुर्ग आदमी दम तोड़ देता है इंतजार करते करते, मिडिल क्लास और गरीब की ये खुशी उसके घर में कब आएगी, लेकिन ये खुशी है कि उसके घर में जाने का नाम ही नहीं ले रही है। देश आजाद हुए 72 साल हो गए, लेकिन आज तक वो इस खुशी के लिए तरस रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार इस प्रकार का कोई प्रयास करे जिससे कि वास्तव में गरीब और मिडिल क्लास को फायदा मिले, उसकी पीड़ा कम हो। सभापति महोदय, सरकार भर्ती कैलेंडर जारी करे कि ये भर्ती निकलेगी, इस डेट को एग्जाम होगा और इस डेट को एग्जाम रिजल्ट आएगा और फिर इसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, और जब एक बार भर्ती की सीट निकाल दे उसमें से कोई भी एक भी सीट कम ना करे। ये क्यों कम करने के कारण ये जो बेचारी एएनएम जीएनएम है, ये बच्चियां 2013 से भटक रहे हैं कि हमारी भर्तियां कम कर दी, अब उनकी उम्र होगी, किसी की शादी होगी, उनके बच्चे हो गए और बेचारों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। अब वो एग्जाम दें और एज होगी और वो पढ़ाई से छूट गई है उनकी, अब वो पढ़ नहीं सकती है, कहते हैं दोबारा एग्जाम दे लो। तो ये व्यवहारिक नहीं है। कमेटी बनाई है सरकार ने अभी, मैं चाहता हूं उनकी समस्याओं का समाधान होगा। इसी प्रकार से पंचायत सहायक हैं, उनका नहीं हो रहा है, और बहुत सी हैं, फार्मिस्ट है, उनका नहीं हो रहा है, एसआई 2016 उनका नहीं हो रहा है। इसी प्रकार अनेक भर्तियां हैं जो विसंगतियों के कारण से अटकी हुई हैं। कमेटी जो बनाई है सरकार ने, बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं चाहता हूं उनका समाधान करे जिससे आप सबको दुआ मिले और उनके घर में भी खुशियां आए, ये मैं आपसे मांग करता हूं। दूसरा सभापति महोदय, मैंने पहले भी मांग की कि हिंदुस्तान का किसान बहुत परेशान है, बिजली के रेट बढ़ गए, खाद बीज के रेट बढ़ गए और कृषि के उपकरण हैं उन पे इतना टैक्स बढ़ गया, इतने महंगे हो गए, और फसल है जो उसको एमएसपी पे खरीदा नहीं जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से मैंने मांग की कि सरकार चाहे और चीजों पे बजट घटा दे चाहे भले ही, लेकिन हिंदुस्तान का किसान, राजस्थान का किसान इस देश की रीढ़ है। इसलिए अगर रीढ़ मजबूत नहीं होगी तो भला शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है। इसलिए उस किसान को मजबूत करने के लिए, उसको राहत देने के लिए राजस्थान की सरकार किसान को खेती के लिए मुफ्त में बिजली दे, और जो गरीब है जिसके 200, 250, 300 यूनिट आते हैं बिजली, उस गरीब की बिजली को माफ करे सरकार, चाहे किसी भी फंड से बजट को काटे, लेकिन इनको राहत दे जो वास्तव में उनके घर में खुशी आएगी। इस बात की मैं मांग करता हूं सभापति महोदय। और किसान की फसल को एमएसपी पे खरीदा जाए, संपूर्ण फसल को खरीदा जाए, इस बात की भी मैं मांग करता हूं। और इस बात की भी मैं मांग करता हूं कि किसान को डीजल है, वो डीजल पे टैक्स कम करके किसान को कम कीमत के ऊपर, कम मूल्य के ऊपर उसको डीजल उपलब्ध कराए सरकार। सभापति महोदय, इसके बाद में मैं मांग एक और भी रखना चाहता हूं कि ये जो पुरानी पेंशन स्कीम जो थी उसकी मांग राजस्थान के कर्मचारी कर रहे हैं कि भाई पुरानी पेंशन स्कीम हमारी लागू की जाए। 2004 से नई पेंशन स्कीम लागू कर दी, उसमें यह होता है 10% कर्मचारी का कटता है, 10% राज्य सरकार देती है, और जब वो रिटायर होता है तो 60% वो सरकार उसको दे देती है, 40% रख लेती है कि ये जो NSDL है जो वो उसको शेयर मार्केट में लगाएगी 40% को। सभापति महोदय, उसको बेचारे को
4 से ही कटना चालू हो गया और 4 है वो उसमें लग रहा है कि भाई ये इस महीने का कटा, ये 40% शेयर मार्केट में डाल देना, वो डाल रहा है। और वो बेचारा जब होता है तो उसका जो 60% है वो भी नहीं मिलता। सभापति महोदय, ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में डाकू हो रहे हैं, कोई विजय माल्या लूट के भग रहा है, कोई नीरव मोदी लेके भग गया, पता नहीं कैसे कैसे नटवर लाल हो रहे हैं। और ये बड़े बड़े पूंजीपति अंबानी अडानी जैसे इन्होंने सरकारों को जेब में रख लिया है। तो अब वो NSDL निर्धारित करती है कि ये पैसा कर्मचारियों का कौन सी कंपनी के कौन से शेयर मार्केट में लगाया जाएगा। तो क्या ये उनको मैनेज करना इनके लिए मुश्किल काम है? इसलिए उस किसान, वो जो किसान का बेटा है, जो कर्मचारी है बेचारा, जो भी है सरकारी, उस बेचारी की मेहनत की कमाई को भी ये लूट लूट के ले जा रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करे। सरकार पे कोई वर्तमान में भार नहीं आएगा, कोई भार नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो कोई रिटायर होने नहीं। और 2000 करोड़ रुपए आपको देने पड़ रहे हैं हर साल, वो 2000 करोड़ देने नहीं पड़ेंगे। अभी तो कुछ कर्मचारी जो पैरा टीचर्स वगैरह, जो जिनकी उम्र ज्यादा थी, वो रिटायर हुए हैं, तो उनको पेंशन मिल रही है। कोई दूसरे हुए, किसी को 1000 मिल रही है, किसी को 500 रुपए मिल रही है, किसी को 1200, किसी को 1500 मिल रही है। इसलिए सरकार सहानुभूति रखे। जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल की सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम रख रखी है, उसी प्रकार से राजस्थान की सरकार से भी मांग करता हूं कि पुरानी पेंशन स्कीम को वापस से सरकार लागू करे। और सरकार जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जब मैंने कहा जैसे पहले कि बेचारा अभ्यर्थी उसको 10-10 एग्जाम देने पड़ते हैं, उनकी फीस सभापति महोदय इतनी भारी भरकम फीस है कि जेट की जो फीस है 2800 रुपया फीस है। इंजीनियरिंग वालों में अभी निकली विद्युत विभाग में तो 1800 रुपया फीस है। और नीट की फीस ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, 5000 से भी ज्यादा उसकी फोरम की फीस है। इसलिए इतनी भारी भरकम फीस कैसे देगा गरीब का बेटा? उसको कम किया जाए और प्रतियोगी परीक्षा देने जाए, जब उसके पास आई कार्ड हो के परीक्षा देने जा रहा है, तो मैं मांग करता हूं राजस्थान की रोडवेज में उसको मुफ्त में उसका किराया उसको फ्री किया जाए, कि वो एग्जाम का अपना कार्ड दिखाए एग्जाम का और उसको फ्री में दिया जाए। ये मैं सरकार से मांग करता हूं। और दूसरा मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि देखिए, आपने मेरे बहरोड को बहुत दिया, लेकिन फिर भी मेरा बहरोड एक जिला बनने की सारी जो भी क्षमताएं, जो मापदंड हैं, उनको पूरा करता है और वर्षों से वहां की पुरानी मांग है। तो मेरे बहरोड को जिला बनाया जाए, मेरे बहरोड में जिला अस्पताल बनाया जाए, इस बात की भी मैं मांग करता हूं। और दूसरा, इसके साथ में ही मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि देखिए, मैं और मेरा प्रदेश, मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो हरियाणा से लगता है, और मेरे अलावा अनेक हमारे यहाँ पे माननीय सदस्य हैं जो सीमावर्ती प्रदेश से जिनकी सीमा लगती है, वहां की बच्चियों की शादी होकर के, और सभापति महोदय जब वो यहाँ पे आ जाते हैं राजस्थान में, तो जाति प्रमाण पत्र उनके नहीं बनाए जाते हैं। हवाला दिया जाता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर साहब कोई निर्णय हो गया था कि एक जगह ही लाभ दे सकते हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, मुझे कई बार हैरानी और आश्चर्य होता है कि छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है, जो अगर हम उसको दूर कर दें, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है, तो बहुत बड़ी राहत जनता को मिल सकती है। उसमें सिर्फ इतना करना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये इसलिए दिया कि हमने कोई चीज नियम बना नहीं रखा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर राहत नहीं मिली। तो सरकार सिर्फ इतना सा कर दे कि एक बिल ला दे और ये निर्णय, या कैबिनेट निर्णय कर दे और कैबिनेट निर्णय करके और उसको नियम में डाल दे, और फिर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगा और उसको राहत मिलेगी। उसमें आप उससे एफिडेविट ले लो कि एक जगह ही वो ओबीसी है या SC ST है या जो भी दूसरे लाभ हैं वो उसको मिल जाए, तो एक जगह से वो लाभ लेगा। कि राजस्थान मिलेगा तो यहां से दे देगा, कोई नहीं लेना होगा तो नहीं देगा, तो उससे उन बहुत ज्यादा उनको राहत मिल जाए। वरना अब हो या रहा है मेरे क्षेत्र में तो सभापति महोदय, बहुत सी तो शादियां टूट गई, क्योंकि आजकल सब जागरूक हैं, हर बच्ची चाहती है उसके पैरों पे खड़ी हो। और अगर उसको पता लगता है कि राजस्थान में तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो सोचती है कि मैं हरियाणा में तो नौकरी करूंगी और राजस्थान में जाकर के फिर मेरा परिवार रहेगा, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? तो ऐसे रिश्ते टूट रहे हैं। इसलिए छोटी मोटी सी ये परेशानियां हैं, इन परेशानियों को सरकार को दूर करना चाहिए और सरकार को ये करना चाहिए। एक दूसरी मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, किसी को भी कहो, कई तो हमारे साथी कह देंगे थर्ड ग्रेड टीचर है सभापति महोदय, बहुत से TSP एरिया में कार्यरत हैं, और आपने बैन लगा रखा है सभी सरकारों ने कि वहां से आप आ नहीं सकते, कि ये यहीं रहेंगे। मैंने पहले भी मांग की कि ये थर्ड ग्रेड टीचर हैं, ये बेचारे, इनके माँ बाप बीमार हो गए,
माँ बाप बूढ़े हो गए, किसी के बच्चे बड़े हो गए, किसी को बच्चों की शादी करना है, इतनी परेशानियां उसके घर में, लेकिन उस बेचारे को जैसे जेल करके बांध दिया कि आप तो यहीं रहोगे, आप यहां से जाओगे नहीं। मैंने कई बार कहा, आज भी मैं मांग करता हूं, पहली बात तो सरकार टीएसपी एरिया में नई भर्ती करके और जो पद है उनको भरे वहां के लोगों से, ताकि इन लोगों को राहत मिले। और फिर भी अगर क्षमता नहीं है, अगर इतना नहीं कर सकते हो, आप कुछ समय लेना चाहते हो, तो आप कम से कम ये तो कर सकते हो कि जो लोग यहां पर रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, उनको कह दो भाई आप 2 साल 3 साल वहां जाके आ जाओ, और आइन को कह दो कि भाई चलो आप इतने साल यहां पे रह लिए, आप वहां चले जाओ। सभापति महोदय, कैदी होता है कैदी, उसको भी छूट मिल जाती है कि आप इतने साल रह लिए कैद में, अब आप खुली जेल में जा सकते हो। उन बेचारों ने कौन सा गुनाह कर दिया कि उनकी नौकरी लग रही, उनको बांध के रख दिया कि आप यहां से जा नहीं सकते हो, दूसरी जगह से ट्रांसफर होता है, वो अपने घर चले जाते हैं, अपने बच्चों के पास चले जाते हैं। उन बेचारों का क्या गुनाह है? या क्या अलग अलग कानून होगा किसी व्यक्ति के लिए? जो एक व्यक्ति को सुविधा मिलती है ट्रांसफर की, अगर वो जा सकता है अपने घर जाने की, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप मांगते हो, तो उसको बेचारा कोई देश का दुश्मन है क्या? आप उससे क्यों नहीं आवेदन मांगते हो? लेकिन हर कोई कह देता है नहीं नहीं ये तो ततैये का छत्ता है, थर्ड ग्रेड नहीं करेंगे। अरे भाई नहीं करोगे तो क्यों मंत्री बनते हो? अगर क्षमता नहीं है तो मत बना करो। फिर सरकारें बनती क्यों है? जोखिम नहीं उठा सकते हो, फिर क्या काम है आपका? सिर्फ मौज करने का काम है क्या? सरकार का काम होता है वेलफेयर करने का, जोखिम उठा के गरीब आदमी को राहत देने का। हम समाज सेवा के लिए आए, कोई मजे करने के लिए नहीं आए कि इसमें परेशानी होगी तो ये काम नहीं करेंगे, इसमें परेशानी कम है तो ये काम कर देंगे। भाई इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी चीजों को खोले, और जो किसी किसी जगह कोई हो जाता है ट्रांसफर है, कोई सेकंड ग्रेड का है, अब वो बेचारों की निकाल दी, आवेदन ले लिए, अब होने का नाम नहीं ले रहे, लोग कपड़े पाड़ रहे हैं, साहब हो नहीं रहे, कहीं हो जाते कहीं नहीं हो रहे। मैं ये चाहता हूं ट्रांसपेरेंसी हो, और जो ट्रांसफर वांसफर जो ये चीजें लो, तो इसके अंदर ऐसा सहानुभूति रखनी चाहिए कर्मचारियों के प्रति भी सरकार को कि भाई ठीक है ये आदमी वास्तव में पीड़ा है। सभापति महोदय, बहुत से कैंसर के पेशेंट हैं, कैंसर के, और उनको कैंसर है और उनके ट्रांसफर नहीं हो रहे, कहां रोए जाकर के, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब तो ये और कर दिया कि भाई कोई कहीं डेपुटेशन भी जिले में कर दे, किसी की टांग कट गई तो डेपुटेशन भी नहीं कर सकता जिले वाला कि नहीं तू नहीं करेगा, तेरा भी टांग कट गई तो कटी रहे, मरना है तो मर जा, नहीं करेंगे हम तो ये ऐसी चीजें छोटी छोटी, इन्हीं से सरकार कोई भी हो उसकी छोटी छोटी चीजों से छवि खराब होती है। इसलिए आप बड़ा बड़ा काम कर रहे हो, और छोटी चीजों से अगर हमारी खराब हो, पहले वालों ने ये सब किया तो जनता ने लात मार के भगा दिया, उनको बिठा दिया उनको साइड में। तो मैं मांग करता हूं कि हमारे को सरकार, आपको सरकार में बिठाया है, हम सबको यहां जिता के भेजा है, तो हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरें। हम सबको, किसान ने, मजदूर ने, बेचारे जो मेहनत कस है, उसने बहुत ही आशा के साथ जिताया है, और हमारे जैसों को तो निर्दलीय जो पार्टियों को हरा के जिता के भेजा है, तो बहुत ज्यादा हमसे अपेक्षाएं रखती है। और मैं ये मानता हूं कि इस विधानसभा में जो बात रखें उसको सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए, और इस परिपाटी को तोड़ना चाहिए कि साहब विपक्ष कहे या कोई दूसरा कहे तो हम उस बात को गंभीरता से नहीं लेंगे, और कोई हमारा आदमी कहे तो हम उस बात को गंभीरता से लेंगे। इसके साथ ही सभापति महोदय, मैंने पहले भी मांग की और आज भी सरकार से मांग कर रहा हूं, आखिर बोलेगा कि राजस्थान हमारा ये किसान है जो पानी से बहुत परेशान है, हमारा बहुत सा क्षेत्र डार्क जोन में। मैंने पहले भी कहा कि सड़कों पे बजट दे रहे हैं, दूसरी चीजों पे बजट दे रहे हैं, आप नदियों का पानी जो व्यर्थ बह जाता है बरसात के दिनों के अंदर, अगर उस पानी को ही लाया जाए, चंबल ही है, हमारे यहाँ चंबल भी खतरे के निशान से बहती है सभापति महोदय बारिश के दिनों में। यमुना का पानी है वो खतरे के निशान से यमुना बहती है। हरियाणा के अंदर पंजाब वाले पानी छोड़ देते हैं नहरों में, वो लोगों के खेतों में भर जाता है पानी, और वो वहां का जो कोई एमएलए का चुनाव लड़ता है वो ये कहता है कि मैं आपके खेत में ये पानी नहीं आने दूंगा, ज्यादा आपकी फसल खराब नहीं होने दूंगा, मैं इसको रोकूंगा। मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ तो वहां पे बाढ़ आ रही है, यहाँ बिहार में देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, उस बाढ़ से राहत के लिए कोष दिया जाता है, और दूसरी तरफ राजस्थान का किसान पिसाया मर रहा है, राजस्थान की जनता पिसाई मर रही है। तो मैंने कहा, पहले भी कहा, हिंदुस्तान की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, एक बार भगवान के लिए कुछ समय के लिए और चीजों पे बजट रोक करके, और एक बार इस किसान के पानी के लिए आप बजट दे दो, और किसान के खेत तक इस पानी को पहुंचा दो, फिर इस देश की तरक्की किसान ही कर देगा। और जो किसान के बेटे हैं, बेरोजगार हैं, उनको आप रोजगार दे दो, किसान की फसल को खरीद लो, किसान को सस्ते दाम पे डीजल दे दो, किसान को बिजली मुफ्त दे दो, गरीब को बिजली मुफ्त दे दो, तो वो जब वो खुशहाल हो जाएगा
सभापति महोदय, किसान खुशहाल हो जाएगा, मजदूर खुशहाल हो जाएगा, तो फिर अपने आप ही देश खुशहाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पता नहीं, मैं समझता हूं देश को खुश करने का मतलब सरकारें क्या समझती हैं। देश जो बना है वो यहाँ पे रहने वाले लोगों से, सभापति महोदय, देश बना है। अगर वहां के लोग खुश नहीं है, अगर वहां के लोग संतुष्ट नहीं है, तो वो देश पर कैसे खुशहाल हो सकता है। सिर्फ झूठे नारे लगाने से, झूठी बातें करने से कोई देश खुश नहीं हो जाता। सभापति महोदय,